हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली 20 डोज सीरीज। इसमें हम करते हैं डेली के 20 साइकोलॉजी के क्वेश्चन। आज है 10th लेक्चर। शुरू करते हैं आज के 20 क्वेश्चन बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है किस मनोविज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो जो रचनावादी थे उन्होंने क्या बताया कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। उनकी थ्योरी इसी बेस पे थी। जैसे जो संज्ञानवादी थे, जैसे कौन कौन से, जीन पियाजे सबसे पहले नाम आता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है ए स्किनर, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, लेव वाइगोत्स्की। तो थॉर्नडाइक और स्किनर हैं, ये किस में थे, जैसे अनुबंधन पे इन्होंने फोकस किया था। लेकिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की है, जैसे पियाजे का संज्ञानात्मक थ्योरी थी तो इन्होंने ज्ञान निर्माण के बारे में बताया था, और लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि समाज में रहकर बच्चा संज्ञान यानी ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। तो ये दोनों ही ज्ञान के निर्माण से संबंधित है। लेकिन जब एक टिक करना हो तो हम किसको टिक करेंगे, पियाजे को करेंगे, क्योंकि पहले इन्होंने बताया था। तो ध्यान रखना, ये अगर पियाजे ना हो तो हम किसको करेंगे, लेव वाइगोत्स्की को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के ऊपर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक संज्ञानात्मक विकास, एक बच्चा है जिसका संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच कौन सी अवस्था है इस बच्चे की। पूर्व क्रियात्मक यानी संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर गतिक संवेदिक अवस्था। यानी इसने 4 अवस्था दी थी। पहली सेंसरी मोटर, जिसको गतिक संवेदी अवस्था बोलते हैं। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी स्टेज कौन सी है, तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये है 4 अवस्था, जिनमें जो दूसरी अवस्था है ये 2 से 7 वर्ष के बालकों के लिए बताई थी, और 2 से कम के लिए कौन सी थी, गतिक संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज थी। और आगे 7 से 11 और 11 से आगे की एज इस प्रकार बताई थी। तो 2 से 7 वर्ष के लिए कौन सा आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकेंद्रिक अवस्था होती है बालक के। अब किस में होती है, 2 वर्ष तक, 3 से 6, 7 से किशोरावस्था या किशोरावस्था के अंतर्गत किस में होती है, जब वो बच्चा सिर्फ खुद पर ध्यान देता है। तो ध्यान रखिए, ये भी पियाजे का ही क्वेश्चन है। पियाजे की 4 अवस्था में से जो पहली है सेंसरी मोटर स्टेज और दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज अभी पढ़ा हमने 2 से 7 वर्ष। इसकी पहचान क्या है कि बच्चा ईगोसेंट्रिज्म, इसकी पहचान है। बच्चे में क्या पाया जाता है, ईगोसेंट्रिज्म, यानी खुद के बारे में ज़्यादा, खुद पर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये किस में है, 2 से 7 वर्ष, और ऑप्शन में जैसे 3 से 6 वर्ष है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रक्रियात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। हमने व्यक्तित्व की जो लेक्चर वीडियो देखी थी पर्सनैलिटी की, उसमें सबसे पहले हमने किसने का बताया था, हिप्पोक्रेट्स ने बताया था सबसे पहला वर्गीकरण। देखिए, जब हम भारतीय रिस्पेक्ट में देखते हैं तो हिप्पोक्रेट्स से पहले आ जाते हैं, लेकिन वही है कि आपकी एनसीईआरटी नहीं मानती और आपका जो भी एग्ज़ाम लेगा बोर्ड वो नहीं मानेगा। भारतीय अगर जो मनोवैज्ञानिक है, जो दार्शनिक थे, उनको दे दिया। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसका मानेंगे, हिप्पोक्रेट्स का मानेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ऑप्शन है उसी आधार पे होगा। तो शेल्डन, केटल और मन से पहले किसने दिया था, हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। अगर इसकी पर्सनैलिटी की आपको लगानी है तो आप हमारी जो कंप्लीट साइकोलॉजी नाम से प्ले लिस्ट है, आप यहाँ पे आई बटन पे ऊपर देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप साइकोलॉजी की जो कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज़ में किसी भी क्लास को लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टीना अपने कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी अपने छात्रों को कहाँ पे ले जाती है, बाहर घुमाने, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, वह किस ओर संकेत करता है। अब ध्यान देखिए कि शिक्षक है वो बाहर घुमाने लेके गया, और आने के बाद में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या देखा, ठीक है, क्या क्या उनके अनुभव थे बच्चों पे, इस पे वार्तालाप, चर्चा, विचार विमर्श हो रहा है।
तो अब ये किस की ओर संकेत दे रहा है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। अब ध्यान रखिए, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, ये ऑप्शन तो इन ए और बी को उल्टा करके बनाया हुआ है। एक्चुअल में ऑप्शन सिर्फ यही है। इनको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग और दूसरे को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो अब आप बताइए, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही कि नहीं आ रहा तो इस पे मत छोड़िए, इसके बारे में कमेंट कीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया। तो ये इसका आंसर है, मैंने कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन डाला है उसमें मिल जाएगा आपको, तो इसका आंसर वहाँ मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा आपको तो आप कमेंट करके पूछिए कि सर इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसका आंसर होगा क्या। इन दोनों में यदि आपको डिफरेंस पता चल गया तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक और होता है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग यानी आकलन के साथ सीखना। तो ये तीनों में क्या अंतर है, जब तीनों में अंतर पता होगा तो इसका पता हो जाएगा कि ए और डी में से कौन सा आंसर होगा। आप बताइए कि ए ऑप्शन सही है या डी है। मैंने दो ऑप्शन तो अलग ही कर दिए कि वो दोनों हो ही नहीं सकते, वो सिर्फ उलट कर लिखा है इन ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात जब बिजली कड़कती है तो राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उदाहरण है? अब ध्यान दीजिए, पहले राजू जब बाहर तूफान को देखा, बिजली की आवाज़ सुनी तो थोड़ा डर महसूस किया हुआ होगा, लेकिन जब दोबारा बिजली उसकी कड़की तो उसे आनंद आया। तो ये किस सिद्धांत में फिट बैठता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे पावलोव का कुत्ता कहता है। ठीक है, तो ये किस में है? शास्त्रीय अनुबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में रेगिस्तान का विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का? देखिए, बाल साहित्य, दिनचर्या, खेल, संचार माध्यम, इन सभी का महत्व बच्चों के सामाजिक सोशल डेवलपमेंट में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो देखें तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है वो खेल, यानी जब वो खेलेगा बच्चों के साथ में तब उसका सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उसमें नेतृत्व की भावना आएगी, उसमें सहयोग की भावना आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की भावना का विकास सबसे ज़्यादा है वो किस में होगा? जब वो बच्चों के साथ में खेल खेलेगा। तो खेल के अंतर्गत ये विशेष महत्व है सामाजिक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का जो प्रोसेस, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच है, इसका वर्णन किसने किया था? स्टर्नबर्ग, एल्फ्रेड बिने, टर्मन, थ्रस्टन। देखिए, बुद्धि के दो प्रकार के अप्रोच थे, एक तो जो कारकीय सिद्धांत थे, एक कारक, द्विकारक, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार के जो अलग अलग जो कारक थे, जिन्होंने कारक के बारे में बताया, वो अलग उपागम थे। एक थे जो प्रोसेस के बारे में बताया कि इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, किस प्रकार से प्रोसेस होती है। तो बिने, टर्मन और थ्रस्टन, ये इन्होंने, जैसे बिने ने, टर्मन ने और थ्रस्टन ने, इन्होंने कारक वाली बुद्धि के बारे में बताया। किसी ने जी फैक्टर बता दिया, किसी ने एच बता दिया, और किसी ने अनेक 9 प्रकार की बुद्धि बता दी, किसी ने 6 प्रकार की बुद्धि बता दी, किसी ने त्रिआयामी मॉडल बना दिया। ठीक है, तो ये जो कारकीय सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक थे और स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने क्या है, प्रोसेस मॉडल पर अपना सिद्धांत दिया। ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले के सेशन में। आप बताइए कि स्टर्नबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये इसी अप्रोच के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? अब देखिए, आप बोलते हो कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। अब ये कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप क्या कर दिए, 0 लेवल से भी कहाँ लेवल रखोगे आप अपना। तो हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो आता है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो आपकी अगर विस्मरण हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम दे जाएगा एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, तो विस्मरण नहीं होने देने के लिए आप बार बार उसका अभ्यास कीजिए। तो स्टर्न ने कब दिया था? 1912, 22, 1812, 1822। तो स्टर्न ने दिया था 1912 के अंतर्गत बुद्धि का सूत्र दिया था, विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। अब सीखने के लिए आकलन, वही क्वेश्चन देखिए, वही सेम का सेम,
लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर आएगा यहाँ पे लर्निंग, यानी सीखने के लिए आंकलन है वो निम्नलिखित पर ध्यान देगा: विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर, विद्यार्थियों की त्रुटियों पर, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियों पर या उनकी क्षमताओं पर। तो सीधी सी बात है, आंकलन हम त्रुटियों के आधार पर ही देखेंगे, विद्यार्थियों की त्रुटियों पर ध्यान दिया जाएगा ताकि उनमें फिर उनको और बेहतर तरीके से सिखाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन ने क्या दिया था? द्विकारक सिद्धांत, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर। एस फैक्टर जिनमें स्पेसिफिक कोई गुण पाया जाता है, जैसे कोई नृत्यक हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार कोई वादक हो गया, ठीक है, कोई संगीतकार हो गया, वो क्या है, उनका एस कारक है, विशिष्ट बुद्धि है। लेकिन जी कारक है जनरल। तो जनरल में क्या आती है? जो सामान्य तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान की, तो इस प्रकार की क्षमता को इसने जी कारक नाम दिया। और वैसे भी एस कारक और विशिष्ट बुद्धि दोनों क्या है? एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनाने में सहायता कर सकती है? ये करता नहीं है, ये करता है, करने वाला करता है। ये समाधान करता बनाने में सहायता कर सकती है, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसमें बच्चे क्या है, बेहतर समाधान करता के रूप में बन सकते हैं? बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना और उनको हल करने के लिए करते समय उनका सहयोग देना। ठीक है, उन्हें मौका दिया जा रहा है, उनका सहयोग भी हो रहा है ताकि उनका डेवलपमेंट हो। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु के रूप में पुरस्कार देना उन्हें समाधानकर्ता रूप में नहीं बता सकता, मतलब इंसेंटिव ठीक है लेकिन ऊपर वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखो, उत्तर देखने के लिए ये तो सही बात नहीं है कि नकल करके लिख लो, इसकी बजाय कि आप खुद इसका आंसर ढूंढो। ठीक है, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो अगर सभी समाधान उपलब्ध भी करा दिए तो फिर बच्चे उनमें समस्या समाधानकर्ता के रूप में कैसे बनेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है वो सबसे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियता का क्या अर्थ है? अब है प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक की कक्षाओं की बात हो रही है और इनमें सक्रियता यानी एक्टिविटीज की बात हो रही है। अब एक्टिविटीज कैसे हो सकती है? शिक्षक का अनुकरण एवं नकल करना, यानी उनका अनुकरण और नकल करने पर बात करना। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। नकल करना सही तरीका नहीं है। अनुकरण सही अर्थ में अनुकरण हो सकता है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन नकल करना थोड़ा सा गलत में चला जाता है। याद करना, प्रत्याशा एवं सुनना, ठीक है, याद करना भी नहीं है, डायरेक्ट याद करो। ठीक है, तो इससे अच्छा जो हमारे पास बी ऑप्शन है कि जांच पड़ताल करना, जो उसके अनुभव है उनके बारे में जांच पड़ताल करो, या फिर बच्चों को कहो कि इसके बारे में घर से पूछ के आओ या इनसे पता करो अपने माँ बाप से, तो वो एक अलग है। उनसे प्रश्न पूछना या फिर उनसे वाद विवाद करना। वाद विवाद अब छोटे बच्चों से छोटे बच्चों के लेवल पे जाके होगा, बड़े बच्चों से बड़े लेवल पे जाके होगा, तो उनके लेवल पे जाके वाद विवाद करना। तो ऑप्शन बी इसका सही है, एक्टिविटीज, ये सही एक्टिविटीज है। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे का मतलब किस कारण से बच्चा रोता है? ये कारण क्या है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा कि बच्चा उसकी माँ से उसकी दादी ले रही है, ठीक है, माँ की गोद से दादी ले लेती है, तो किस कारण से बच्चा रो रहा है? कौन सी प्रकार की दुश्चिंता है? वियोग, सामाजिक, संवेगात्मक या फिर अजनबी दुश्चिंता? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है जिसमें वकालत की गई कि समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, तो ये अवधारणा किस पर आधारित थी? किस अवधारणा के आधार पर इसकी वकालत की गई? व्यवहारवादी सिद्धांत, विकलांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया, नहीं, सिंपैथेटिक रवैया नहीं रखना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एम्पैथेटिक फिर भी ठीक था।
अधिकार आधारित मानवतावादी दृष्टिकोण, हाँ जी, उनका भी अधिकार है पढ़ने का। विकलांगों को मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और उन्हें मुख्य धारा से लाना, ये भी ऑप्शन सही है कि उन्हें मुख्य धारा में लाना है। लेकिन मुख्य धारा में लाना ये उनका उद्देश्य है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है ये। लेकिन आरटी जो 2009 है इसमें वकालत इस पे की गई कि समावेशी शिक्षा इसलिए लागू करनी है क्योंकि उनका भी अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, तो अधिकार के कारण उन्हें समावेशी शिक्षा की अवधारणा लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। देखिए अपने जैसे हर्बर्ट की जो हर्बर्ट ने बताई थी, हर्बर्ट ने नहीं, जो हर्बर्ट की तो पंचपदीय थी, और इसके अलावा मॉरिसन, हंट, या फिर हम किसकी बात करते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, वहाँ पर हम एनालिसिस विश्लेषण की बात करते हैं। इसके साथ में एक टर्म्स आती है संश्लेषण। तो संश्लेषण का उदाहरण क्या होता है, विश्लेषण से जस्ट थोड़ा सा उल्टा मान सकते हो आप। संश्लेषण में हम सभी चीज़ों को जोड़कर पढ़ते हैं। तो संश्लेषण का उदाहरण क्या है, निबंध लिखना, क्या ये एक संश्लेषण का उदाहरण है। भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। तो इसमें संश्लेषण का उदाहरण मैं बता देता हूँ। प्रमेय सिद्ध करना है वो संश्लेषण का उदाहरण है। आपने मैथ के अंदर प्रमेय सिद्ध की गई थी, की होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो इस हिसाब से जो ये प्रमेय सिद्ध करनी है, आपको बोल दें कि इसको सिद्ध करो, तो आप सिद्ध करके लिखते थे यहाँ से यहाँ तक, यानी अनेक जो आपका ज्ञान था उसका संश्लेषित करके आप वहाँ पर अप्लाई करते थे। तो ये है संश्लेषण का सबसे अच्छा उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। जो क्रियात्मक अनुसंधान हम पढ़ते हैं या फिर अप्लाई होता है स्कूलों में, विद्यालयों में, तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। नवीन ज्ञान की खोज करना। ज्ञान की खोज करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होता। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। शैक्षिक परिस्थितियों में विज्ञान का विकास ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास ठीक मान सकते हैं कुछ हद तक। विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली, कार्य प्रणाली में सुधार करना। मेन मकसद हमारा क्या है कि विद्यालय और कक्षा की जो शैक्षिक कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान होता है, यही इसका उद्देश्य है। सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है। किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, व्यक्ति के पूरे जीवन काल में, यानी कौन सी अवस्था में समाजीकरण सबसे जटिल होता है। तो देखिए सबसे जटिल है, सबसे अच्छा समाजीकरण बाल्यावस्था में होता है, लेकिन सबसे जटिल समाजीकरण है वो किस में होता है, किशोरावस्था में। क्योंकि उस किशोर एक बालक है, उसको ना तो वो बड़ों में माना जाएगा ना बच्चों में माना जाएगा। जब बच्चों के साथ खेलेगा तो उन्हें क्या बोलेंगे समाज के लोग कि तुम तो बच्चा नहीं रहा जो बच्चों के साथ खेल रहा है। बड़ों के साथ बड़े बैठने नहीं देंगे कि तुम चलो बच्चों के साथ खेलो। तो ये सबसे बड़ी उन्हें प्रॉब्लम लगती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो किशोरावस्था इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता परिपूर्णता में विकास करते हैं। यानी शिक्षा है वो मनुष्य की जो अंतर्निहित क्षमता है उनका विकास करते हैं। ये कथन किसका है, विवेकानंद जी का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, या रविंद्रनाथ टैगोर का। तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जो अंतर्निहित क्षमता है उनमें विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित है कही जाती है। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसमें अवधारणाएं नई हो, वास्तविक हो और उपयोगी हो। तो इस प्रकार जैसे आपके विचार होंगे, आपका विचार मौलिक हो यानी आपका खुद हो, किसी से कॉपी ना किया हो, और वो उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, और वास्तविक हो, है ना, कल्पना में नहीं जी रहे हो। तो इसको हमने ज़्यादातर सृजनात्मकता नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, इसी का ही दूसरा नाम है रचनात्मकता। तो इसको कहेंगे रचनात्मकता। अगर रचनात्मकता और सृजनात्मकता दोनों नहीं हो तो हम इसको नव विचार नाम दिया जा सकता है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो छोड़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान फैलने से ज्ञान की ज्योति जलती है।
ऐसा ही थॉट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।